बीए फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका आएगा राजनीतिक सिद्धांत से, दूसरा क्वेश्चन आएगा स्वतंत्रता किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका न्याय से रिलेटेड आएगा, चौथा क्वेश्चन आपका अधिकार से आएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके सिवा स्वतंत्रता में नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ना, जॉन लॉक के न्याय पर विचार, प्राकृतिक अधिकार पर रूसो के विचार। क्वेश्चन 5 में आप पढ़ना लोकतंत्र के बारे में। क्वेश्चन 6 में आप पढ़ना नारीवाद। बस यही 6 क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से तैयारी कर लो। यही क्वेश्चंस आपके कल के पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आएगा। ठीक है ना, राजनीतिक सिद्धांत। तो इसके बारे में हम क्या क्या टॉपिक लिखेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत पे आप राजनीतिक सिद्धांत जो है वो 2 पार्टों से बना है। ये राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो राजनीतिक का मतलब होता है, ठीक है, ये राजनीति इसका मतलब होता है कि राजनीतिक में आपको संविधान, अधिकार, ठीक है, शासन, सरकार के कार्य, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं हम राजनीतिक के अंदर। वहीं पे हम सिद्धांत को देखेंगे। तो सिद्धांत का मतलब होता है, अगर हम इसको इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, तो थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी शब्द यानी कि आप ऐसे लिखना थ्योरी। ठीक है, थ्योरी शब्द जो है कहाँ से जन्मा, तो ग्रीक, ठीक है, ग्रीक शब्द के थ्योरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना व समझाना। ठीक है, तो इस थ्योरिया का क्या अर्थ होता है, देखना एवं समझने की मानसिक दृष्टि। यानी कि जो भी आपने देखा, जो भी आपने उसको समझना समझा, उसकी आपकी मानसिक दृष्टि। थ्योरिया का मतलब यही होता है। अगर हम और भी इजी से देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना ठीक है, तो उसका पूरा कारण, उत्पत्ति और अंत, ठीक है, ये सभी हमें जानकारी मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है, थ्योरी कहा जाता है। कोई भी घटना है, कोई भी वस्तु है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है, उसका अस्तित्व, उसका कारण, उसके विनाश, ये सभी चीज़ों को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं वही थ्योरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समानता, ठीक है, तो समानता, हम समानता की बात करें तो समानता की ज़रूरत क्यों है, समानता शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी मांग क्यों शुरू हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, ठीक है, इसके पीछे कितने आंदोलन हुए, किसने क्या क्या किया, तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, थ्योरी कहा जाता है। तो क्या हुआ है, जब से लोकतंत्र व्यवस्था आई है, ठीक है, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई उसी टाइम, मतलब उस समय के बाद राजनीतिक सिद्धांत और भी ज़्यादा सक्रिय तरीके से काम करने लगा था। तो
राजनीतिक सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। राजनीतिक क्या होता है, तो राजनीतिक वो होते हैं जिसके अंदर हम शासन के बारे में पढ़ते हैं, शासन की क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, संवैधानिक अधिकार, न्याय, इनके बारे में पढ़ते हैं। सिद्धांत क्या होता है, तो जो भी सरकार के द्वारा जो भी काम किया गया हो, जो भी अस्तित्व होंगे, जो भी घटना घटी होगी, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है, उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद से राजनीतिक सिद्धांत जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक में सक्रिय हो गई और अधिक महत्व बनता चला गया। अगर हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने सही नहीं दी है। तो इसकी परिभाषा अगर हम डिफाइन अभी नहीं कर सकते हैं तो याद रखना कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा करना आसान नहीं है और सभी विद्वानों की राजनीतिक सिद्धांत को लेके अलग अलग परिभाषा रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ विद्वान हैं, ठीक है, जो राजनीतिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वो विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को सुधार के रूप में देखते हैं। सुधार के रूप में मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है। तो राजनीतिक सिद्धांत की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि समाज में भविष्य में आने वाली ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है कि भविष्य में जो आने वाली समस्या है उसका हल हम निकाल सकें। जैसे कि अगर मौलिक अधिकार की ज़रूरत है, मतलब मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है ना, इसके बारे में मौलिक अधिकार लोगों को मिलने चाहिए है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके अधिकारों का हनन होता था, समाज में असमानता बढ़ती जा रही थी। उस समस्या का हल क्या है कि भाई मौलिक अधिकार लोगों को पता होने चाहिए ताकि मनुष्य जो है अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। फिर दूसरी चीज़ हम याद रखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत से हमें ना शासन के ज्ञान के बारे में पता चलता है। राजनीतिक सिद्धांत से हमें शासन का ज्ञान पता चलता है। ठीक है, जैसे कि कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर है, इसके बारे में हमें पता चलता है। कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर है, इसके बारे में पता हमें चलता है। क्योंकि सिद्धांत का मतलब क्या, हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम तानाशाह के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि एक राजा राज करेगा और वो प्रजा के ऊपर शासन करता है। अगर राजा बहुत बेहतर है तो प्रजा जो है वहाँ पे हैप्पी रहेगी, ठीक है। और वहीं पे अगर राजा बहुत ही ज़्यादा क्रूर है
तो वहाँ की जो प्रजा है वो हमेशा दुखी रहेगी। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि दूसरा लोकतंत्र में क्या है, यहाँ पे जनता के द्वारा शासन, मतलब जनता जो होती है वो भागीदारी होती है, जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाता है जो उसकी तरफ से समाज को चलाने के लिए जाता है, शासन व्यवस्था को चलाता है। ठीक है, तो हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता चलता है कि कौन से हमें शासन प्रणाली लेकर आनी चाहिए जिससे हमारे समाज का कल्याण हो सके। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले किस समय में मतलब किस शासन में बहुत ही बेहतर समाज का विकास हुआ है उस व्यवस्था को लाकर, ताकि हमारा समाज भी बेहतर हो सके। क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे तानाशाह होगा, कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे अलग शासन व्यवस्था होगी जिसके तहत वहाँ पे कुछ लोगों को अधिकार मिलते होंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलते होंगे। ठीक है, वहाँ की जनता किस तरीके से अपना जीवन जीती होगी उस शासन काल में, इसके बारे में पता चलता है। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने समाज के लिए बेहतर व्यवस्था को चुन सकें। ठीक है, तो बेहतर व्यवस्था के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। आपको मेरे सारे ही नोट्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, मैंने सारे के सारे भेज दिए हैं। ठीक है, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत में हमें समाज में कौन सी शासन व्यवस्था को लाना चाहिए, ये आप चार्ट बना लेना ताकि आपका थोड़ा टाइम बच सके। तो जनता का शासन का ज्ञान होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं और हम उसका उचित प्रयोग कैसे करें। ठीक है, इसके लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और कौन सा शासन व्यवस्था समाज के लिए बहुत बेहतर है जिसमें जनता का विकास हो सके, इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत की हमें आवश्यकता पड़ती है। राजनीतिक सिद्धांत में हमें अलग अलग विचारधाराओं का ज्ञान होता है, जैसे कि कार्ल मार्क्स थे, पूंजीवाद का विरोध उन्होंने किया, गांधीवाद की विचारधाराएं हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम अलग अलग तरीके के लोगों को जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत हमें पढ़ना आवश्यक होता है। ठीक है, के तहत हम विचारधाराओं को पढ़ते हैं कि किसकी क्या विचारधारा थी। जैसे कि हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा। जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मनी के थे और इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था और ये चाहते थे कि समाज में मजदूर पार्टी, ठीक है, मजदूर संघ का शासन हो ताकि समाज में समानता बनी रहे। तो ये इनकी विचारधारा थी, वो हम सिद्धांत से पढ़ते हैं। और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो गांधीवाद विचारधारा हमें पढ़ने को मिलती है राजनीतिक सिद्धांत के तहत। ठीक है, दूसरा हमें सिद्धांत के तहत समाज के बारे में पता चलता है, समाज में क्या बुराइयां हैं उसके बारे में हमें सिद्धांत से पता चलता है। बुराइयां क्या हो सकती हैं, जैसे कि जाति प्रथा हो गई। जाति प्रथा किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से ब्राह्मणवाद जो है वो दलितों का शोषण करते थे। फिर यहाँ पे हमें महिला की स्थिति के बारे में पता चलता है। फिर हमें सरकार के बारे में पता चलता है कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। ठीक है, सरकार में जो नेता हैं उन्होंने अपना किस तरीके से कार्य किया। वो जैसे कि कोई भी सरकार रही होगी 5 साल के लिए, तो उन्होंने अपना क्या कार्य किया। ठीक है, उनके ऊपर कोई केस तो नहीं है, इसके बारे में हमें पता चलता है। इन्होंने ये भ्रष्टाचार तो नहीं थे, इसके बारे में पता चलता है। ये जिस पार्टी से थे वो पार्टी कैसी थी, या फिर हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में पढ़ने को पता चलता है कि कौन सी पार्टी जो है वो बेहतर है, उसने बेहतर काम किया था, कौन सी पार्टी ऐसी थी जिन्होंने लंबे टाइम तक शासन किया। ठीक है, और उनके टाइम उस पार्टी की, मतलब जो भी पार्टी रही होगी समाज में, उस पार्टी ने अपने कार्यकाल में किस तरीके के कार्य किए। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, 1947 के बाद हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई।
और लोकतांत्रिक व्यवस्था जब है तो चुनाव होंगे, और चुनाव हुए 1951 में, और नेहरू जी की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस सरकार बने, और ये लंबे टाइम तक रहे। 1956 में भी यही रहे, 1961 में भी इनकी सरकार रही थी। तो इन्होंने क्या कार्य किए, क्या क्या कार्य करने का इन्होंने प्लान बनाया है, ठीक है। ये सारी जानकारी जो होती है वो हमें सिद्धांत के तहत पता चलती है। इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना अच्छा कार्य किया, कितना बुरा कार्य किया, ठीक है, समाज पर इनका क्या प्रभाव रहा, ये सारी जानकारी जो होती है हमें किससे पता चलती है, राजनीतिक सिद्धांत से पता चलती है। इसलिए हमें समाज से जुड़े रहने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है और हमें पढ़ना भी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे, राजनीतिक सिद्धांत के तहत हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। समस्याओं का हल, ठीक है, वो कैसे? तो जैसे पर्यावरण का मुद्दा हो गया, तो पर्यावरण किस तरीके से दूषित होता जा रहा है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। समाज में किसानों की स्थिति के समस्या के बारे में पता चलता है, तो उसका हल हम निकालते हैं। बांध का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है सिद्धांत के अंदर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने सबसे पहले कहा कि राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं का हल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। जैसे पर्यावरण हो गया, सरकार के जो नीतियाँ आती हैं कई बार वो ऐसा भी होता है कि अच्छी नहीं होती हैं, है ना, तो उसका हल कई बार भारत में किसी भी बात को लेके सरकार का विरोध करते करते दंगे हो जाते हैं, या फिर सांप्रदायिक दंगे होना, भाषा के आधार पर दंगे होना, तो उस चीज़ से कैसे निकला जाए उसका हल निकलता है। आंदोलनों का हल निकाला जाता है। नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, मानव कल्याण के बारे में, जन कल्याण के बारे में, और शासन व्यवस्था हमें कैसी चाहिए उसके बारे में हमें पता चलता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो आपसे पूछा जाएगा कि राजनीति क्या है, ठीक है। राजनीति क्या है? तो इसका आप लिखोगे कि इसकी सही परिभाषा आज तक किसी ने भी नहीं दी है, किसी भी विद्वान ने इसकी सही परिभाषा नहीं दी है, बट हम फिर भी कहेंगे कि शासन करने की कला को राजनीति कहा जाता है, ठीक है, राजनीति कहा जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी नेता से पूछेंगे कि राजनीति क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि जनता का कल्याण करना ही राजनीति कहलाता है, ठीक है। तो राजनीति के तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले राजनीति के तहत जो नेता होते हैं वो जनता का कल्याण के बारे में सोचते हैं। जनता कल्याण कैसे? इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनके बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में, ताकि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कोई घर से बाहर निकले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकले तो उसे हमेशा डर लगा रहे कि कोई मेरे साथ कुछ कर ना दे। स्वस्थ सुविधाएं हों ताकि हर व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जी सके। सड़कों का निर्माण हो ताकि आने जाने में उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। दूसरा, जनता जो है वो सरकार को यानी कि राजनीति को किस तरीके से देखती है, तो जनता जो होती है वो राजनीति को भ्रष्टाचार मानती है, कि इसके अंदर जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार से भरे होते हैं। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, उन्हें जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं होता। इस तरीके से जो आम जनता है वो राजनीति के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि जो नेता होते हैं वो बस चुनाव के दौरान ही दिखते हैं, चुनाव के दौरान ही आते हैं, उसके बाद वो दोबारा नहीं दिखते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं।
ठीक है। तो जॉन लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकार के बारे में बात की गई है। तो प्राकृतिक अधिकार में इन्होंने किस चीज़ों को रखा था, तो इनके अनुसार 3 चीज़ें थी, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है, और संपत्ति का अधिकार। ये था जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो समाज में अधिकार कितने अहम करते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से महिलाएं जो हैं दहेज के उत्पीड़न में जी रही होती हैं, लिंग भेदभाव में जी रही होती हैं। तो इनका विकास होना, ठीक है, इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बोलने का, अपनी बातों को रखने का अधिकार इनके पास होना चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट इसी समाज के अंदर हम लिखेंगे कि जातिवाद की वजह से काफ़ी लंबे समय तक ब्राह्मणों ने शासन किया और उन्होंने निम्न जाति का शोषण किया और उनके अधिकारों का हनन किया। तो ये पिछड़ा वर्ग जो है ये आज भी काफ़ी समाज में आज भी पिछड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा है। तो इनके लिए अधिकार जो है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक, ये हमारा काम है। तीसरा, हमारा भारत का जब संविधान बना, भारतीय संविधान बना, तो भारतीय संविधान में हमारे पार्ट 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार रखे गए और मौलिक अधिकार में हमें अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार हमारे पास हैं। चौथा आप पॉइंट लिखोगे कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार में हम लिखेंगे कि अगर किसी भी वर्ग के साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारे पास कानूनी अधिकार होना चाहिए ताकि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो भाई कानून ऐसा ना हो वो वर्ग के साथ, कोई भी वर्ग है, चाहे वो नस्ल कोई भी हो, कोई भी लिंग हो, कुछ भी है, उसके साथ जो कानून है वो एक समान होना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूंजीवादी की सुन रहा है, पूंजीपति की सुन रहा है या फिर किसी एक वर्ग का सुन रहा है। ऐसा अगर है तो समाज में अन्याय होता है और ऐसा बहुत टाइम से भी होता है कि कानून जो होता पहले वो पूंजीपति के हाथों बिक जाता था या फिर एक वर्ग का ही सुनता था, जिसकी वजह से समाज में अधिकारों का हनन होता रहता था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत हैं, आप इसी के बारे में लिख लेना। फिर इसी में क्या करोगे, आर्थिक अधिकार 5वां टॉपिक लिख लेना। लोगों को अपनी जीविका कमाने की अधिकार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिहार, यूपी कहीं पे भी जाकर अपना रोजगार करने का अधिकार रखता है। लोगों के पास उचित साधन की सुविधा सरकार दे ताकि वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके। समान वेतन लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि लिंग भेदभाव के कारण लोगों को समान वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, नागरिकों के पास संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। अपनी पसंद का व्यवसाय और व्यापार चुनने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। ये आपको लिखना है अधिकार के अंदर। न्याय जो है हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, समाज में अगर न्याय नहीं होगा तो अन्याय हमेशा बढ़ता रहेगा। न्याय को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति अगर किसी के साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ हमेशा अच्छा होगा, धार्मिक होगा। किसी भी समाज में जो सरकार, राजा होते थे, वो भी क्या करते थे, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते थे। ठीक है, मगर हम देखें तो काफ़ी लंबे समय से हमारे समाज में अन्याय होता ही आया है। जैसे कि जाति में अगर हम देखें तो ब्राह्मणों के द्वारा अन्याय होता आया। ठीक है, उन्होंने ब्राह्मणों के एक अधिकार के द्वारा दलितों का हमेशा शोषण होता रहा। उन्हें सार्वजनिक स्थान पर रोक थी, सार्वजनिक स्थलों पर रोक थी। ठीक है, उनको शिक्षा पर रोक थी। जहाँ ब्राह्मण रहेंगे वहाँ पर ये नहीं रह सकते, उनके मंदिरों में नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या था, समाज में अन्याय बढ़ता था। दूसरा, महिलाओं की बात अगर हम करें तो महिलाओं के
में भी हम देखें तो बहुत अन्याय होता था। इन्हें मारा पीटा जाता था, इन्हें सिर्फ घूंघट में रहने की सलाह दी जाती थी, इन्हें अपने घर में बोलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। संपत्ति पर भी इनका कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, विधवा नियम थे, सती प्रथा के तहत इनको जिंदा जला दिया जाता था। तो ये भी क्या था? ठीक है, सती प्रथा के तहत इनको जिंदा जला देना, विधवा नियम, इसके तहत क्या हो रहा था? महिलाओं के साथ अन्याय होता आ रहा था। तो अगर हम देखें तो समाज में हमें न्याय की स्थापना करने के लिए क्या था कि भारत में सबसे पहले एक समाज जो क्या हो, लोकतांत्रिक समाज होगा, तभी हम क्या मानेंगे कि एक समाज के अंदर न्यायपूर्ण समाज बन सकता है। क्योंकि लोकतांत्रिक जो होता है वो हमें क्या देता है? स्वतंत्रता देता है, समानता और अधिकार देते हैं। ठीक है, और इसी के तहत एक समाज के अंदर क्या होगा? व्यक्ति का विकास होगा और वो न्याय की सही बात हो सकती है वहाँ पे। फिर वही सारी बातें लिखनी है। राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर कानूनी अधिकार, ठीक है, और तीसरा आर्थिक। ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए किस तरीके से लिखने हैं। बस खत्म। ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या है? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार सबसे बेहतर प्रणाली माना जाता है। भारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और अमेरिका। ठीक है, जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे हमेशा मानव का विकास होता है। जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार उनको मिलते हैं। इनके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं, वही राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, कानूनी अधिकार मिलते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, आंदोलन करने की आज़ादी होती है। इसमें मानव का हमेशा विकास होता रहता है। वो अपनी पसंद की सरकार लाता है। सरकार बेहतर कार्य नहीं करती है तो दूसरी सरकार ला सकता है। तो ये जो होता है लोकतंत्र बहुत ही बेहतर माना गया। नेहरू जी ने भी लोकतंत्र व्यवस्था को बेहतर माना था, इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो उन्होंने लोकतंत्र शासन व्यवस्था को रखा था। अगर हम दूसरे शासन व्यवस्था को देखेंगे, जैसे तानाशाह या कुलीन तंत्र, तो ये जो होते हैं ये एक वर्गीय शासन होते हैं। इसमें एक व्यक्ति जो होता है सत्ता में बैठता है, कोई भी एक धर्म का ठीक है, वो इस तरीके से शासन करता है जिसमें वो कुछ लोगों को अधिकार देता है, कुछ लोगों को अधिकार नहीं देता है। जैसे कि अभी USSR में अगर हम देखें तो आगे चल के वहाँ की जो सरकार थी वो कैसी हो गई थी? तानाशाह हो गई थी, जिसने लोगों के सारे अधिकारों को छीन लिया था। इसके अंदर आपको धर्म की आज़ादी होती है, धर्म की स्वतंत्रता लोगों को मिलती है। अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे लोगों को धर्म की आज़ादी नहीं होती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है, धर्म जो है वो किसी पर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाता है, इसलिए लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है। तो सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं आपको। एक क्वेश्चन देखते हैं उदारवादी से रिलेटेड अगर आ जाता है तो। उदारवाद कौन है? तो उदारवाद वो हैं जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की, व्यक्ति के अधिकार की, ठीक है, व्यक्ति के समानता की बात करते हैं। ठीक है, यही उदारवादी होते हैं। इन्हीं के ऊपर आपको टॉपिक्स लिख देने हैं। मार्क्सवादी कौन थे? तो मार्क्सवादी जिन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था। तो मार्क्सवादी में क्या था? पूंजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता संभव नहीं है, यानी कि इनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था के तहत व्यक्तियों की
सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। इसलिए जो मार्क्सवादी थे यानी कि कार्ल मार्क्स, वो पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे। इनका मानना था कि जहाँ पे पूंजीवादी होता है वहाँ पे स्थिति लोगों की दास जैसी हो जाती है और गरीबों का शोषण बढ़ता रहता है। जैसे कि कारखाने में जो मालिक होता है वो मजदूरों को अपने अनुसार वेतन देता है, अपने अनुसार कार्य कराता है और उनका समय भी निर्धारित नहीं होता है। जो मार्क्सवादी के दृष्टिकोण है वो मानते हैं कि जो व्यक्तिगत तौर पर लोगों को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जो है वो स्वतंत्रता उस तरीके से नहीं देनी चाहिए, बल्कि समाज में लोगों को आर्थिक और सामाजिक ढांचे के आधार पर लोगों को स्वतंत्रता, समानता और अधिकार देना चाहिए। इनके मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो ये असमानता और शोषण का अंत करना चाहते थे। पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके समाज में एक समानता का समाज स्थापित करना चाहते थे, जो कि यूएसएसआर में 1917 में स्थापित किया गया था। समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान अवसर ये चाहते थे। इनका मानना था कि समाज में असमानता को ख़त्म करने के लिए हमें पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए, निजी स्वामित्व को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, राज्य के पास अधिकार होगा तो राज्य सभी के बारे में सोचेगा, और वो राज्य का अधिकार वो मजदूर को बनाना चाहते थे, मजदूर संगठन को बनाना चाहते थे। ठीक है, यही सारी बातें इनके अंदर लिखनी है। अब है उदारवाद। मैंने भी बताया था कि उदारवाद जो है वो लोगों के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता के बारे में सोचते हैं। तो जो उदारवाद थे वो लोकतंत्र को बुनियाद मानते थे, मतलब बेसिक मानते थे, जिससे लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय जो है वो मिलती है, उसी को प्राथमिकता मानते थे। लोकतंत्र में जो है जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती थी और वो सरकार जो है वो शासन जो कानून का है उसे नियंत्रित करती थी। ठीक है, तो उदारवादी जो थे लोकतंत्र को अच्छा मानते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र सत्ता का सूत्र है जिसमें नागरिक जो है अपने नेता को चुनता है और शासन में भाग लेता है। ठीक है, उदारवादी का लोकतंत्र को लेकर विचारधारा ये थी कि कानून का शासन होना चाहिए। इस प्रणाली के तहत सभी लोग, चाहे अमीर हो गरीब हो, कानून सभी के लिए एक समान होना भी चाहिए, और कानून जो है भेदभाव ना करे और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखे, ताकि जो समाज में रहने वाला हर व्यक्ति का विकास हो सके। फिर मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। लोकतंत्र के अंदर लोगों को मौलिक अधिकार मिलते हैं, तो उदारवादी इसकी भी गारंटी देते थे, मानते थे कि व्यक्ति का विकास जो है वो लोकतंत्र के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो बहुलवाद यानी बहुत सारी संस्कृति, यह व्यवस्था विभिन्न विचारधाराओं से, धार्मिक संगठन और सांस्कृतिक विविधताओं को मान्यता देती है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर उदारवादी ये मानते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र जो है वो सभी को एक समान मान्यता, अधिकार, सभी चीज़ें देता है। अल्पसंख्यकों की रक्षा और अधिकारों की बात भी लोकतंत्र के अंदर होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, उदारवादियों का मानना है। उनका मानना है कि जितने भी वयस्क हैं उन सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव में गलत शब्द, गलत भाषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए नेताओं को। चुनाव में धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई नेता जो होता है अपना वोट खरीद लेता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।